Hello students, Mathematics class 11 chapter 1 sets. Today we will see some common symbols that are normally used in sets. तो symbols हम ऑलरेडी जान चुके हैं, कुछ symbols के बारे में और देखते हैं. जैसे कि ये फर्स्ट symbol है braces. This we know, this is used to represent a set. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. Now let us see the next one, union. यूनियन के दोनों साइड हम सेट लिखते हैं और इसको रीड करते हैं ए यूनियन बी. यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स ए सेट के अंदर आएंगे और जितने भी एलिमेंट्स बी सेट के अंदर आएंगे वो सारे के सारे ए यूनियन बी के अंदर पाए जाएंगे. ठीक है, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल. हमारे पास मान लेते हैं कि एक ए सेट है 1 2 3 4 5 6 और एक दूसरा सेट है हमारे पास से 2 3 5. ठीक है, अब हमें चाहिए ए यूनियन बी. ए यूनियन बी मतलब ए और बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे इसमें मौजूद होने चाहिए. तो फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 है, तो सेकंड वाले में 2 3 5 है. 1 यहाँ पे नहीं है तो यहाँ होना जरूरी है. 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. तो जब दोनों में होते हैं तो उसको एक ही बार लिखा जाता है. हमने पहले भी सेट का डिफाइन किया था. जब सेट डिफाइन किया था तब हमने कहा था कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता. तो 2 दोनों में है तो 2 बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे. 2 आ गया. फिर 3 दोनों में कॉमन है, अगेन 3 कॉमन है तो 3 लिख देंगे. फिर 5 है दोनों में कॉमन तो 5 लिख देंगे. फिर 6 है तो हम 6 लिख देंगे. अब बचा 4 भी हम लिख देंगे. तो इस तरीके से सारे एलिमेंट्स हम यहाँ पे लिख देंगे. तो ये तो समझ गए. अब यहाँ तो बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट थे तो ए सेट पूरा का पूरा आ गया यहाँ पे. एक और एग्जांपल लेते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए. लेट अस से आई हैव वन मोर एग्जांपल. ए इज इक्वल टू से आई हैव 1 2 and I have B set as 1 A and C. ठीक है, तो अब A यूनियन B क्या हो जाएगा? 1 दोनों में कॉमन है, एक बार लिखेंगे. 2 इसमें है, इसमें नहीं है तो भी लिखना पड़ेगा. A इसमें है, उसमें नहीं है तो भी लिखना पड़ेगा. C B सेट के अंदर है तो हमें लिखना पड़ेगा. तो I have 1 2 A C ऐसी A यूनियन B. अब तो क्लियरली समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट है इंटरसेक्शन. सपोज आई हैव A सेट एस 1 2 3 4 and B set as 1 3 5 7. ठीक है, अब मुझे इंटरसेक्शन करना है. इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो खाली लिखने हैं हमें, बाकी सबको छोड़ देना है. अब दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन 1 है, 1 लिख दिया. दोनों में 3 कॉमन नजर आ रहा है, 3 लिख दिया. और कुछ नजर आ रहा है? नहीं है. देयरफॉर दिस इज माय ए इंटरसेक्शन बी. अंडरस्टूड? इंटरसेक्शन. नेक्स्ट इज प्रॉपर सबसेट एंड सबसेट. ये दो चीज हम थोड़ा सा डिटेल में आगे पढ़ेंगे. दिस इज नोन एज सबसेट, प्रॉपर सबसेट, एंड दिस इज नोन एज सबसेट. तो ये है प्रॉपर सबसेट और ये है सबसेट. नेक्स्ट सिंबल इज नॉट ए सबसेट ऑफ. ये भी हम वही देखेंगे सबसेट के साथ ही. नेक्स्ट है बिलोंग्स टू. तो बिलोंग्स टू का सिंबल है सी की तरह बनाया, बीच में एक लाइन खींचा. दिस इज बिलोंग्स टू. बिलोंग्स टू इसको रीड करते हैं ए बिलोंग्स टू एक्स, बी बिलोंग्स टू वाई. इस तरीके से रीड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए. इसका मतलब
ये छोटा वाला जो लिखा हुआ है दिस इज एलिमेंट और मेंबर, इट इज प्रेजेंट इन दिस सेट। इस सेट के अंदर ये एलिमेंट प्रेजेंट है। ए एलिमेंट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेट ऑफ ए, और इसको हम मैथमेटिकली रीड करेंगे ए बिलोंग्स टू ए। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है कैपिटल एक्स और इसके एलिमेंट्स हैं 1 2, तो मैं लिखूंगा 2 बिलोंग्स टू एक्स, दिस इज एलिमेंट 2 बिलोंग्स टू द सेट कैपिटल एक्स। समझ में आ गई बात। और नेक्स्ट है नॉट बिलोंग्स टू, मतलब इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। यहां लिखता हूं 4 डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स, मतलब 4 नाम का एलिमेंट एक्स के अंदर नहीं है, तो दिस इज बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट किसी भी नाम से पुकारें मतलब एक ही होता है। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, तो इसको लिखने के मतलब होता है ये एक सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी है, खाली है, कुछ भी नहीं है अंदर। ठीक है, तो दिस इज अ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर A इज इक्वल टू हमने लिखा तो भी एम्प्टी सेट है, तो दोनों का मतलब सेम होता है। इसको हम यूज करेंगे तब हम समझ जाएंगे। और इस एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कह सकते हैं या फिर वॉइड सेट भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, ये तो है नल सेट, ये क्या है? इट इज नॉट अ नल सेट, दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट, क्योंकि यहाँ पे 0 नाम का एक एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये कई बार ये टेक्निकली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कई इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं। तो दिस इज नॉट अ एम्प्टी सेट। 0 इज कंसिडर्ड एज एन एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेट, क्योंकि 0 एक वैल्यू है, क्योंकि हम -1 को भी तो एक वैल्यू मानते हैं, तो ये एक एलिमेंट हो सकता है, तो 0 भी एक एलिमेंट है, तो दिस इज अ एलिमेंट। देयरफॉर 0, if 0 is present inside a set, this is not an empty set। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जैसे कि नाम कह रहा है कि ये यूनिवर्सल, ओवरऑल सारी चीजों का बड़ा सेट है। तो जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा जो सेट बन सकता है उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं यूनिवर्सल सेट को। फॉर एग्जाम्पल हम ट्राइंगल्स की बात करते हैं, तो ट्राइंगल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हम जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल्स होते हैं, हम जानते हैं स्केलिन ट्राइंगल होते हैं, हम जानते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल होते हैं, हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होते हैं, हम जानते हैं अक्यूट एंगल ट्राइंगल होते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल होते हैं। इस तरीके से ट्राइंगल्स के बहुत सारे टाइप्स हैं। ये जितने भी टाइप के ट्राइंगल्स हैं ये सारे के सारे मिल जाते हैं तो एक बड़ा सेट बनता है, दैट इज अ सेट ऑफ ट्राइंगल्स, उसको हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट को मैं अगर मान लेता हूं, यूनिवर्सल सेट जिसको मैं मान लेता हूं कि इट इज अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। फिर मैं ए सेट डिफाइन कर दिया, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। इक्विलेटरल ट्राइंगल बहुत सारे हो सकते हैं, हर साइड 2 का भी हो सकता है, हर साइड 3 का भी हो सकता है, हर साइड 6 का भी हो सकता है, तो दैट इज ऑल्सो सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, वो एक सेट है। बी एक स्केलिन ट्राइंगल है जिसमें 3 अलग अलग लंबाई लेके हम ट्राइंगल्स बहुत सारे बना सकते हैं, दैट इज सेट। और ये दोनों ही सेट और भी तरह के सेट आप बना सकते हो, सी डी ई एफ, ये सारे के सारे सेट इसको बिलोंग कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे टाइप के ट्राइंगल्स आ गए, इसीलिए इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। अंडरस्टूड। ऐसे ही हम और भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए बी सी डी अलग अलग सेट है, ए के अंदर 1 3 5 7 है, बी के अंदर 2 4 6 है, सी के अंदर 2 5 7 है।
अब तीनों के अंदर देखा जाए तो 1 से 10 के बीच के सारे एलिमेंट्स हैं, तो मैं यूनिवर्सल सेट बना सकता हूं कंसिस्टिंग ऑफ 1 to 10 नंबर्स। ठीक है, तो वो उसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। और कुछ एग्जांपल्स आगे लेंगे तब आपको धीरे धीरे और समझ में आने लग जाएगा। नेक्स्ट है इक्वल। तो इक्वल का मतलब तो जानते हो, दो सेट इक्वल कह सकते हो आप। कब कह सकते हो आगे हम डिफाइन करेंगे, कुछ कंडीशंस है, उस केस में ही हम इसको इक्वल कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट सिंबल्स है। एक्स सच दैट हमने कल ही देखा था, सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखा था एक्स सच दैट, या तो आप एक सिंगल लाइन बनाते हो या आप दो डॉट ऐसे रखते हो, तो इसको हम कहते हैं सच दैट। रीड करते हैं सच दैट, तो इसको हम सेट बिल्डर वीडियो में हमने देखा था कि सच दैट कैसे यूज होता है। नेक्स्ट इज देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट ये नॉर्मली हम कम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देयर एग्जिस्ट एक्स, एक ऐसा एक्स एग्जिस्ट कर रहा है उसमें एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स। एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर रहा है जिसका स्क्वायर करने से उस खुद नंबर से बड़ा ही पाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं देयर एग्जिस्ट एक्स, देयर एग्जिस्ट एक्स, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स। तो इसको इस तरीके से रीड करते हैं, ये बहुत कम यूज में आता है। नेक्स्ट है फॉर ऑल। फॉर ऑल इसको हम रीड करेंगे फॉर ऑल, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल एक्स। एक्स की कहीं पे भी वैल्यू ले लो, उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा ही होगी। इसको रीड करने का तरीका ये है, एक्स इज ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल एक्स। जितने भी एक्स हम कहीं पे भी यूज करेंगे वहां एक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा ही पाई जाएगी। एक्स इज ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल एक्स। नेचुरल नंबर का एक सेट होता है, 1 से लेके स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। कैसा इनफाइनाइट सेट, ये सारे के सारे इनफाइनाइट सेट है। फिर नेक्स्ट आता है इंटीजर। इंटीजर में ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट इंटीजर सेट। नेक्स्ट है रैशनल नंबर, जो P अपॉन Q फॉर्म में जितने भी नंबर लिख सकते हैं, और 2 है होल नंबर है, इसको भी हम 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो जितने भी नंबर P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम रैशनल नंबर कहते हैं। दैट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ सेट। देन आते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर में ये सारे के सारे आ जाते हैं, इर्रेशनल नंबर भी आ जाते हैं। इर्रेशनल नंबर का यहाँ पे सिंबल नहीं है, नॉर्मली हम इर्रेशनल नंबर का सिंबल T यूज करते हैं, कैपिटल T। कैपिटल T इज अ सिंबल फॉर इर्रेशनल नंबर, तो वो भी एक सेट है। नेक्स्ट है C कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम 11th में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में, तो अभी वेट करिए, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, वी विल डिस्कस इट लेटर। नेक्स्ट आता है देयरफॉर। तो दिस इज देयरफॉर, तो ये तो आप जानते हो, हम नॉर्मली मैथ्स में यूज करते ही हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स के बहुत सारे टाइप्स हैं। पहला टाइप है एम्प्टी सेट, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एम्प्टी यानी कि नल सेट या वॉइड सेट भी हम कहते हैं, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, खाली होता है। अगर उसमें जीरो भी है तो दिस इज नॉट अ एम्प्टी सेट, दिस इज अ सेट हैविंग वन एलिमेंट। सेट इज व्हाट? सेट विच हैज नो एलिमेंट, ऑल्सो नोन एज नल और वॉइड सेट, और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है सिंगलटन सेट। सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट इन इट। जिस सेट के अंदर एक एलिमेंट पाया जाता है उसको हम कहते हैं सिंगल सेट, सिंगलटन सेट। तो दिस आर ऑल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आपको इजीली समझ में आ जाएगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट जिसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या मेंबर्स पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं फाइनाइट सेट। काउंटेबल, ठीक है, फिक्स नंबर। तो यहाँ 1 से लेकर 10 तक 10 एलिमेंट्स है, हमें पता है, देयरफॉर दिस इज अ फाइनाइट सेट। नेक्स्ट इज इनफाइनाइट सेट। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है,
वर्ड से पता चल रहा है इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या मेंबर्स पाए जाएंगे, दैट इज इनफाइनाइट सेट। देयरफॉर इनफाइनाइट सेट इज अनकाउंटेबल नंबर उसके अंदर पाए जाएंगे। सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स, ऑड प्राइम नंबर्स 1 3 5 7 सारे के सारे प्राइम नंबर्स 3 से स्टार्ट होते हैं, सारे के सारे ऑड प्राइम नंबर्स, तो बहुत सारे हैं, आप काउंट ही नहीं कर सकते, दैट इज व्हाई इट इज अ सेट known as infinite set. Next we have equal set. Equal set दो सेट है और दोनों को इक्वल हम तभी कहेंगे दोनों के अंदर सेम एलिमेंट्स होंगे। ऑर्डर चेंज हो सकते हैं, सेम एलिमेंट होने चाहिए। यहाँ पे A दिख रहा है, यहाँ पे भी A है, यहाँ पे M है, यहाँ पे भी M है, यहाँ पे D है, यहाँ पे भी D है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे भी Q है। Therefore these two sets are known as equal sets because both the set have same elements. ठीक है, understood? Therefore A and B are equal set. मैंने कहा था थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ये है इक्वल सेट। इक्वल सेट में सारे के सारे एलिमेंट जो A में पाए जाएंगे वही एलिमेंट B सेट में भी पाए जाएंगे। ऑर्डर चेंज हो सकता है। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट में सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे दोनों सेट में। दोनों सेट के अंदर एलिमेंट सेम हो कोई जरूरी नहीं है, काउंटिंग सेम होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की काउंटिंग सेम होगी, तभी हम कहेंगे बोथ आर इक्विवेलेंट सेट। तो टू सेट्स A and B are said to be equivalent if both have same number of elements. नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। एलिमेंट्स नीड नॉट बी सेम, एलिमेंट सेम हो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इक्वल सेट में भी चार एलिमेंट्स है, तो इसको तो मैं इक्विवेलेंट कह सकता हूँ। लेकिन यहाँ देखिए एक एग्जांपल और देखिए, यहाँ 1 2 3 4 है, यहाँ पे A M Q D है, यहाँ पे चार एलिमेंट्स अलग है, यहाँ पे चार एलिमेंट्स अलग है, इसको मैं इक्विवेलेंट तो कहूंगा, इक्वल नहीं कहूंगा। तो ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट ऑल इक्विवेलेंट एलिमेंट सेट्स आर नॉट इक्वल। तो ये चीज आपको समझनी है। तो मैं सारे इक्वल सेट को तो इक्विवेलेंट सेट कह सकता हूँ, लेकिन कोई भी इक्विवेलेंट सेट को मैं इक्वल सेट नहीं कह सकता। मुझे पता होना चाहिए कि दोनों में एलिमेंट सेम है कि नहीं है, तभी मैं कह पाऊंगा, नहीं तो नहीं कह पाऊंगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। नेक्स्ट, दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ सेट बट जस्ट अ इंपॉर्टेंट थिंग विच यू मस्ट नो, कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? कोई भी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है काउंट करके बताने के तरीके को हम कार्डिनल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक सेट है A इज इक्वल टू 1 2 3 से अप टू 7 है, तो इसमें एलिमेंट्स कितने हुए? 7। देयरफॉर मैं इसको लिखूंगा n ऑफ A, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल टू 7। तो इसका मतलब मैं समझ गया कि सेट नाम A नाम का एक सेट है जिसके अंदर 7 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो दिस इज हाउ आई अंडरस्टैंड कार्डिनल नंबर्स। नेक्स्ट, सबसेट। तो मैंने कहा था सबसेट थोड़ा सा आगे जाके समझेंगे। सपोज दिस इज A सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. B set has only even prime number and C set has all the odd prime number. ठीक है, ये हमने समझ लिया। मैं वापस लिख लेता हूं इसको। ठीक है, अब क्या B के सारे एलिमेंट A में प्रेजेंट है? बिल्कुल है साहब। तो मैं कहूंगा B इज अ सबसेट ऑफ A। ठीक है, तो सबसेट ऑफ A यानी कि B एक छोटा सेट है जिसके सारे एलिमेंट्स A में प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज सबसेट ऑफ। ठीक है, C, अब C का लिखते हैं। C के क्या सारे एलिमेंट्स A में प्रेजेंट है? हाँ साहब बिल्कुल है, 3 5 7 तीनों की तीनों है। तो C इज अ सबसेट ऑफ A, दैट इज C के सारे एलिमेंट्स A के अंदर है। अब एक और कोशिश करते हैं।
अब हम बी और सी को देखते हैं, तो क्या बी के सारे एलिमेंट सी में है? नहीं है साहब, यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ तो 2 कहीं नहीं नजर आ रहा। देयरफॉर मैं कहता हूं C इज अ सबसेट ऑफ C। क्या C के एलिमेंट सारे के सारे C सेट के अंदर है? बिल्कुल होगा। एक सेट के अंदर खुद के अंदर जितने एलिमेंट है वो खुद के अंदर पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे? पाए जाएंगे, बिल्कुल। तो एक सेट खुद का सबसेट होता है, ठीक है, क्लियर। एक और देखते हैं, पाई इज अ सबसेट ऑफ ए। पाई एम्प्टी सेट तो सबका ही सबसेट होगा, एम्प्टी तो सब में ही पाया जाता है। therefore एम्प्टी सेट इज अ सेट विच इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। कोई सा भी सेट लिख लो, यहाँ पे ए लिख दो, बी लिख दो, सी लिख दो, सारे के सबसेट होगा एम्प्टी सेट, ठीक है। तो ये चीजें हमने समझ ली। अब इसके थोड़े से एक एक पॉइंट अपन देखते हैं। If every element of set A is an element of set B, then A is called the subset of B. हर एलिमेंट जो A में पाया जाता है वो B में भी पाया जाएगा, तो मैं कहूंगा उसको सबसेट। इसका मतलब ये हुआ। अब आपको इजीली समझ में आ गया होगा, एग्जांपल हम पहले देख चुके हैं। यहाँ पे मैंने लिखा A इज सबसेट ऑफ B, यहाँ पे मैंने B लिखा, ठीक है। तो ये एक छोटा सेट है, ये बड़ा सेट है। ये अगर इसके बराबर होता तो मैं इक्वल टू खाली लगाता। ये इससे छोटा भी हो सकता है, इसके बराबर भी हो सकता है, दोनों ही केस में इसको सबसेट कहूंगा। therefore A is a subset of B, क्लियर। तो X A में है, X B में भी पाया जाएगा। X एलिमेंट है जो A में है वो B में भी पाया जाएगा, 100% पाया जाएगा। देन इट इज नोन एज सबसेट, ठीक है। नेक्स्ट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अभी हमने एग्जांपल देखा था, ए का ही सबसेट है, बी का ही सबसेट है, सी का ही सबसेट है। तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। एम्प्टी सेट, खाली सेट, सबका सबसेट होता ही है। नेक्स्ट, प्रॉपर सबसेट। A is a proper subset of B. If A is not equal to B, then B is called a superset of A. अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे देखिए, B सेट है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। A सेट है 1 3 5 7 9 एलिमेंट्स है A के अंदर। तो ये A इज अ सबसेट ऑफ B। A के सारे एलिमेंट B के अंदर पाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट भी B में बच जाते हैं जो A में नहीं है, बचने चाहिए। अगर बचता है तब मैं कहता हूं उसको प्रॉपर सबसेट। देन दिस इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट बड़े वाले सेट में पाए जाते हैं, तब हम कहते हैं उसको प्रॉपर सबसेट। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। अब इस केस में B को हम कहेंगे सुपर सेट। क्या कहेंगे? सुपर सेट, क्योंकि उसमें चाहे A के एलिमेंट ज्यादा हो, A से ज्यादा है, बड़ा है, इसलिए वो सुपर सेट हो गया। सुपर मतलब बड़ा। नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर सबसेट। सबसेट तो है लेकिन वो ही सेट के अंदर बराबर एलिमेंट्स है, जैसे कि A सेट यहाँ देखिए और C सेट देखिए। A इज अ सबसेट ऑफ C, मैं कह सकता हूँ A C का सबसेट है, क्योंकि A के सारे एलिमेंट C में पाए जाते हैं। लेकिन क्या C में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है? नहीं है साहब। दैट मीन्स A C के बराबर है। A इसका सबसेट तो है लेकिन बराबर भी है। ऐसे सबसेट को हम कहेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। अंडरस्टूड। एम्प्टी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एम्प्टी सेट हमेशा किसी भी सेट का सबसेट होता है, ये तो हम जानते हैं। और एम्प्टी सेट में एलिमेंट होते ही नहीं है, तो कम से कम एक एलिमेंट किसी और से कम तो होगा ही होगा, इसलिए ये प्रॉपर सबसेट में ही आएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो and we shall meet in a new video with a new topic. Until then, bye bye.